सो हेलो एवरीवन, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी वर डीलिंग विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1 से डील कर लिया था, आर्टिकल 2 से डील कर लिया था, आर्टिकल 3 से डील कर लिया था, आर्टिकल 4 से डील कर लिया था। और अब हम लोग थोड़ा सा ये डिटेलिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 4 के बारे में थोड़ी और डिटेलिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने, अगर हमारे कुछ कंट्रीज़ के कुछ पार्ट है, कुछ कॉन्क्लेव्स, अगर वो दूसरे कंट्री के अब डोमेन में पड़ता है तो किस तरीके से हम लोग उसको अपना अपना बना सकते हो विदाउट अमेंडमेंट और विदाउट एनी अमेंडमेंट। ठीक है। तो हम लोगों ने बेरूबारी यूनियन केस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है। एंड इफ आई जस्ट वांट यू ऑल टू नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज एक्चुअली द बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट वन, दैट एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ विद बांग्लादेश। तो ऐसा कब सिचुएशन आया था कि हम लोगों को एक्सचेंज करने की अपनी टेरिटरीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? तभी ये अमेंडमेंट एक्ट आया होगा, या तभी ये आर्टिकल का इन्वेंशन हुआ होगा कि आखिर किस तरीके से हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि हमें एक्सचेंज करनी है अपने टेरिटरीज़। तो इंडिया और बांग्लादेश, पहले पूरी तरीके से हमारा जो इंडिया था उसमें पूरा पाकिस्तान पड़ता था, अफ़गानिस्तान पड़ता था, हमारा पूरा कंट्री इंडिया था। उसमें ये बांग्लादेश वाला भी सेक्शन आता था, ये सब चीज़ें आती थी। तो ये एक अखंड भारत हमारा बोला जाता था, और इसी अखंड भारत का ये पार्ट था बांग्लादेश, जो कि पार्टीशन होने के बाद फिर 1963 में जब वॉर हुआ था तो वेस्ट बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट बांग्लादेश अलग हो गया, फिर कुछ और चीज़ें होती गई, लड़ाइयाँ होती गई। तो अब क्या हुआ कि हमें अपने कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरीज़ जो हमारा था, जैसे जब पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि हमें अपना एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए, जो रिलीजियस बेसिस पे हमें प्रोविंस चाहिए, तो वो वेस्ट पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश आज के डेट पे कहा जाता है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये दो स्टेट जो थे, इन लोगों ने अपने अपने नेम पर अपने मुस्लिम पॉपुलेशन ने एक कंट्री बना लिया। ठीक है। तो अब कुछ जब ये डिमार्केशन हुआ तो बस एक ये लाइन खींच दी गई थी कि किस तरीके से ये पार्ट बांग्लादेश बोला जाएगा और ये पार्ट पाकिस्तान बोला जाएगा। तो कुछ पार्ट हमारे कंट्री का, जो कुछ कॉन्क्लेव्स थे वो बांग्लादेश में इंक्लूड कर दिए गए थे, एंड कुछ बांग्लादेश के पार्ट थे जो हमारे में इंक्लूड कर दिए गए थे। तो अभी हम लोग उसकी पूरी कहानी पढ़ते हैं कि क्या है एक्चुअली में वो। ठीक है। द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है। आप ये समझो कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ये 2015 में आया था। एंड इस 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि वॉज इनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द acquiring of certain territories by India and transfer of certain territories to बांग्लादेश। इसमें कुछ टेरिटरीज़ जो बांग्लादेश की थी उस बांग्लादेश को देना है, एंड कुछ टेरिटरीज जो इंडिया की थी उसमें इंडिया का वो टेरिटरी रह जाएगी, या कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश की उधर जाएगी, कुछ इसकी टेरिटरी इधर आएगी। बस इस बात के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था। ठीक है। In pursuance of the agreement of it and its protocol entered into between the governments of India and Bangladesh. Under this deal, India transferred 111 enclaves to Bangladesh. इंडिया ने कितने ट्रांसफ़र किए थे? 111 enclaves। ठीक है। इतने इनक्लेव्स इंडिया के पास थे बांग्लादेश के। एंड वाइल बांग्लादेश ट्रांसफ़र 51, अब बांग्लादेश ने कितने ट्रांसफ़र किए? 51 इनक्लेव्स जो थे उन्होंने इंडिया को ट्रांसफ़र किया। ठीक है। 51। ठीक है। In addition, the deal also involved the transfer of the adverse possession and demarcation of 6.1 kilometer of undemarcated border stretch. तो दोनों कंट्री के बीच में एक अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था 6.1 किलोमीटर्स का। उस 6.1 किलोमीटर के बॉर्डर को भी इन लोगों ने डिमार्केट किया था पूरी तरीके से। ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 3 चीज़ें हुई थी। ठीक है। अभी इन एडिशन ये बात तो हो गई। ठीक है। फॉर दीज 3 पर्पसेज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पहले हमारा पूरी तरीके से ईस्टर्न पार्ट था वो असम के साथ सारी चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई थी, सारे जो स्टेट्स थे वैसे जुड़े हुए थे, तो सारे लोगों के साथ सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये पार्ट हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। बांग्लादेश अगर वहीं है एंड ये सारे स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर कर रहे हैं तो सारे स्टेट्स की सहमति होनी ज़रूरत थी। ठीक है। तो इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट वाज एज फॉलोज। ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या था इस अमेंडमेंट के पीछे का बैकग्राउंड, वो अब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है। तो पहली बात क्या बोली गई थी कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अ कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये
ये एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर्स। ये इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में से। इतनी बाउंड्री किसी और कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है। एंड द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वर डिटरमाइंड एज पर रैडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। तो रैडक्लिफ जो थे उन्होंने इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री को डिटरमाइन किया था एक ऐसे लाइन खींच करके कि ये पार्ट जो होगा ये बांग्लादेश होगा एंड बाकी जो रेस्ट पार्ट होगा वो इंडिया कहलाएगा। 1947 में रैडक्लिफ, नाम याद रखिएगा कि रैडक्लिफ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिसने इंडिया और ईस्ट बांग्लादेश की बाउंड्री का डिमार्केशन किया था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में किसने बाउंड्री का डिमार्केशन किया था एंड उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं। प्लीज़ लेट मी नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एज वेल एज़ कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं एंड उसको किसने डिटरमाइन किया था, ठीक है। लेट मी नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। So that was determined by Radcliffe Award. Disputes arose out of such provisions of the Radcliffe Award which were sought to be resolved through the Baghe Award of 1950. तो अब ऑब्वियसली बात है कि कोई ऐसा एक लाइन क्लिक ऐसे करके एक डिमार्केशन कर दिया गया कि ये आपकी टेरिटरी और ये मेरी टेरिटरी है, तो उसके लिए डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब उन डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सेटलमेंट किया गया उसके थ्रू एक बागे अवार्ड आया 1950 का एंड उस बागे अवार्ड के थ्रू इस डिस्प्यूट को सेटल किया गया। अनदर एफर्ट वॉज मेड टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स बाय नेहरू नून अग्रीमेंट ऑफ 1958। तो नेहरू नून अग्रीमेंट आया था 1958 का जिसके थ्रू सेटलमेंट किया गया था, ठीक है। हाउएवर द इशू दो ऐसी चीज़ें आई थी, आपको ये चीज़ याद रखना। बागे अवार्ड आया था 1950 का एंड नेहरू नून अग्रीमेंट आया था 1958 का, जिसके थ्रू इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री के जो भी डिमार्केशन के रिलेटेड जो भी सेटलमेंट था वो इसके थ्रू किया गया था, ठीक है। However, the issue relating to the division of the बेरूबारी यूनियन was challenged before the Supreme Court, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बेरूबारी यूनियन केस के बारे में पढ़ा था। वो बेरूबारी यूनियन केस एक्चुअली में क्या था, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि एक्चुअली में बेरूबारी यूनियन केस था क्या। तो बेरूबारी यूनियन केस बोलता है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो अगर अपनी इंडिया के टेरिटरी का कोई पार्ट जो है वो सीड कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी को। तो ये बेरूबारी यूनियन केस था। इन शॉर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। However, the issue relating to the division of the बेरूबारी यूनियन was challenged before the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी यूनियन केस को चैलेंज कर दिया गया था, ठीक है। टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ जो टेरिटरीज थी वो पाकिस्तान को दी गई थी, ट्रांसफ़र हुई थी कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को, ठीक है। 1960 was passed by the parliament due to the continuous litigation and other political developments at the time. The Constitution 9th Amendment Act 1960 could not be notified in respect to the territories of the former East Pakistan। तो वो पाकिस्तान के साथ था, बट बाद में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, वो बांग्लादेश बना, तो फिर वो चीज़ें सिमिलर चीज़ें इसके साथ नहीं कंप्लाई की गई। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके साथ नहीं गया था, ठीक है। सो नाउ on May 16, 1974, the agreement between India and Bangladesh concerning demarcation of the land boundary and relating matters was signed between the two countries। तो on May 16th, ठीक है, 1974, 16 मई 1974 को इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। एंड बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ लैंड बाउंड्री के सेटलमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एंड उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की गई कि ये जो इतना जो कॉम्प्लेक्स डिमार्केशन हो रहा है बॉर्डर का, तो उसके साथ हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो किस तरह के सॉल्यूशंस फाइंड किए गए कि दिस अग्रीमेंट वॉज नॉट रैटिफाइड एज इट इन्वॉल्व इंटर आलियर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि आर्टिकल 4 में ये मेंशन है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड जब तक हम अपनी टेरिटरी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं किसी को भी, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर किसी टेरिटरी को अपने यूनियन में, तो उसके लिए 368 का अमेंडमेंट नहीं होता है। बट अगर हम अपनी टेरिटरी को किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 368 के अंडर में अमेंडमेंट माना जाता है। तो अब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज़ की बात थी, क्योंकि इसमें कुछ 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश के हमारे पास थे और हमारे 51 इनक्लेव्स बांग्लादेश के पास थे, तो हमें इसको ट्रांसफ़र करना था। इस वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाएगी, ठीक है।
In this connection, it also required to identify the precise area on the ground which would be transferred. Subsequently, the issues relating to the demarcation of undemarcated boundary, the territories in the adverse possession and exchange of enclaves were identified and resolved by signing a protocol on 6 September 2011, which forms an integral part of the land boundary agreement बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974। ठीक है, तो एक ऐसे ही प्रोटोकॉल साइन हुआ था 6 सितंबर 2011 को। तो ये जो भी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बीच में जो भी अग्रीमेंट जो भी सेटलमेंट था इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, द प्रोटोकॉल वॉज प्रिपेयर्ड विद द सपोर्ट एंड कंकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल था ये किसके सपोर्ट से हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश से जितनी भी जो स्टेट्स थे जो भी बॉर्डर कर रहे थे उन सारे स्टेट्स के कंकरेंस एंड रैटिफिकेशन की ज़रूरत थी, एज वेल एज सपोर्ट की ज़रूरत थी, तभी ये कोई डिसीजन जो है हमारी गवर्नमेंट ले सकती थी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के पास ये लक्ष्मीकांत की बुक आपके सामने खुली हुई है, तभी आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बाय अवर लक्ष्मीकांत बुक, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और वेदर इट इज़ इन हिंदी। आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पाओगे। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर इन एनी सिनेरियो। आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास भले हिंदी बुक हो, आपके पास भले ही इंग्लिश बुक हो, बट लक्ष्मीकांत की एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो मैं रीड कर रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो आप सुनेंगे एंड आप सामने से बुक को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद होंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से लैंड का डिमार्केशन हुआ, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुई थी तो उसका सेटलमेंट किया गया था। ठीक है, अब जो स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए थे कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से पहले हुआ था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको ये पावर दी गई थी, या तो आप इंडियन यूनियन के साथ मिलिए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिलिए, या तो आप इंडिया के साथ मिलिए, या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। इनके पास प्रोविज़न था कि वो ये काम कर सकते, ये 3 प्रोविज़न था उनके पास। ठीक है, सो दे लेट्स सी कि क्या हुआ एक्चुअली में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली द ब्रिटिश प्रोविंस। 2 टाइप की इंडिया में प्रोविंसेस थी। पहला था वो ब्रिटिश प्रोविंस जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में था। ठीक है, डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश। ठीक है, एंड दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, वो थे जो कि राजा रजवाड़ों के अंदर में आते थे। ठीक है, दैट वॉज अंडर द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट स्टेट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, ये क्या बताया था, ये बताया था कि इससे 2 स्टेट्स बनेंगे, इंडिया बनेगा एंड पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, एंड इसके बाद एंड गेव 3 ऑप्शंस टू द प्रिंसली स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, एंड या तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। ठीक है, बट डिसीजन क्या निकल के आया था, टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, दिस इज़ 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड ज्वाइन इंडिया एंड रिमेनिंग 3 जो थे दैट रिफ्यूज़ टू ज्वाइन इंडिया। जो 3 जो बचे थे वो रिफ्यूज़ कर दिए इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। एंड जो 3 थे वो था कौन, पहला था एक हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़ एंड कश्मीर, एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इन इंडिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद इन तीनों को इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया गया था। हैदराबाद में किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ था, पुलिस एक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है इंटरचेंज करके कि किसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था इंडिया में, तो ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, अब जूनागढ़ को किस तरीके से किया गया था, बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम। ठीक है, तो सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंडम एंड अ प्लेबिसाइट। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या है रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंडम के थ्रू इसको लाया गया था इंडियन यूनियन के अंदर में, एंड कश्मीर को थ्रू एक्सेशन के थ्रू। ठीक है, इन 3 जो स्टेट्स जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था उन तीनों को यूनियन के साथ मिला दिया गया था इन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इन 1950
द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तब 1950 के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बना था तो उस टाइम पे कितने टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे? 4 क्लासिफिकेशन हुआ था, ठीक है। पहला था पार्ट ए, फिर था पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। ये 4 तरीके के पार्ट्स का स्टेट्स था, उन अपने आप को डिवाइड कर लिया गया था, ठीक है। इन ऑल दे नंबर 29। टोटल कितने थे ये लोग? टोटल ये 29 स्टेट्स थे उस टाइम पे, ठीक है। पार्ट ए में कौन से स्टेट्स आते थे? तो स्टेट्स कंप्राइज 9 अर्स्ट वाइल गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें 9 गवर्नर प्रोविंस थे, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? गवर्नर्स के थ्रू उसको रूल करवाते थे, ठीक है। पार्ट बी कंसिस्टेड ऑफ 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। इसमें सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स आते थे, कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो पूरी तरीके से, ठीक है, ऑफ अर्स्टवाइल। एंड पार्ट सी में क्या था? जो कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे। पार्ट सी में क्या था? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ था, CCP आई एम राइटिंग फॉर इट, और ब्रिटिश इंडिया एंड सम अर्स्टवाइल प्रिंसली, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। एंड जिसमें कि ये टोटल कितने थे? ये टोटल 10 थे, इनका नंबर टोटल 10 पार्ट सी में आते थे, ठीक है। तो 10 इसमें था, 9 9 18, तो ये कितने होगा? टोटल 28 स्टेट्स हो गए। एंड एक 29 टोटल थे। तो पार्ट डी में कौन एक लास्ट जो आया था? दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसको पार्ट डी में रखा गया था एज अ सेपरेट सॉलिटरी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल कि किस तरीके से 1950 के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने वाला था उस टाइम पे कितने स्टेट्स थे, और उसके बाद आज हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स होते हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं तो वो आखिरकार किस तरीके से बने, वो क्या अपने आप बन गए? सो दीज ऑल वी विल बी डीलिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।